नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान की। सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक व्यापक इस्पात नीति के निर्माण की योजना बना रही है। इस कदम का उद्देश्य आयात पर निर्भरता में कमी करना और साथ ही आत्मनिर्भरता की दिशा में इस्पात क्षेत्र का और अधिक विकास करना है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक और उपभोक्ता देश है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की भागीदारी 2.3% है। आइए अब सरकार द्वारा दिए गए कई सुझावों को जानते हैं। सरकार इस्पात के आयात पर सीमा समायोजन कर यानी बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स आरोपित करने का परीक्षण कर रही है। आपको बता दें कि सीमा समायोजन कर यानी बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयातित वस्तुओं पर अधिरोपित एक शुल्क है। पोर्ट ऑफ एंट्री पर यह शुल्क लगाया जाता है। ये घरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा के लिए एक समान अवसर प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन के नियम कुछ शर्तों के अधीन सीमा पर कुछ विशेष प्रकार के आंतरिक करों के समायोजन की अनुमति प्रदान करते हैं। इन शर्तों में पहली शर्त है कर को आयातित वस्तुओं और उसी प्रकार के घरेलू उत्पादों पर समान रूप से आरोपित किया जाना चाहिए। दूसरी शर्त है कर एक उत्पाद पर आरोपित किया जाना चाहिए तथा ये प्रत्यक्ष कर नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त के अंतर्गत कर को निर्यातों पर सब्सिडी के रूप में लागू नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अन्य सुझाव बीमा कंपनियों, पेंशन निधियों आदि से संबंधित हैं। इनके द्वारा धन जुटाने जैसे कई लाभ और रियायतें प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र को बुनियादी क्षेत्र का दर्जा प्रदान करना चाहिए। निम्न स्तरीय इस्पात के आयात को रोकने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सभी इस्पात उत्पादों के लिए एक निर्धारित मानक स्थापित करना चाहिए और भूमि, वन, पर्यावरण और अवसंरचना के लिए स्वीकृति को तीव्रतम करने के लिए अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया जाना चाहिए। अगली खबर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स (NCTP) का गठन किया है। केंद्र सरकार ने उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके NCTP की स्थापना की है। इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव का निषेध, स्वयं अनुभव की गई लिंग पहचान का जैसे अधिकार शामिल हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय, अपराध और उनके शोषण के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं। आइए अब इस परिषद की संरचना को जानते हैं। इसका पदेन अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होंगे, जबकि उपाध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री होंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय इत्यादि के सदस्य भी शामिल होंगे। पेंशन विभाग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग से सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। चक्रीय आधार पर 5 राज्यों या संघ शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि होते रहेंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय से 5 सदस्य और गैर सरकारी संगठनों से 5 विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। आइए अब NCTP के मुख्य कार्यों को भी समझते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और योजनाओं के निर्माण के संदर्भ में केंद्र सरकार को परामर्श प्रदान करना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और उसका मूल्यांकन करना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों से जुड़े सभी सरकारी विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा एवं समन्वय करना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित इस प्रकार के अन्य कृत्यों का निष्पादन करना। अगली खबर भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित है। भारतीय मानक ब्यूरो ने पेयजल आपूर्ति के लिए मानकों का प्रारूप तैयार किया है। यह अनुपचारित जल स्रोतों से लेकर घरेलू नल तक उपचारित जल की आपूर्ति की प्रक्रिया को भी रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य जल की गुणवत्ता बनाए रखने और इसे कार्यान्वित करने वाले राज्यों के लिए समान प्रक्रिया विकसित करने के लिए एक मानदंड के रूप में कार्य करना है। इसे केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। आइए अब जानते हैं इस ड्राफ्ट की मुख्य विशेषताएं। ये जल आपूर्तिकर्ताओं या जल आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए उनकी स्थापना, संचालन, रखरखाव और पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति सेवा में सुधार के लिए आवश्यक प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित करता है। जल स्रोत या तो भौमजल या सतही जल स्रोत हो सकते हैं। जल की गुणवत्ता भारतीय मानक यानी IS 10500 के अनुरूप होनी चाहिए।
दरअसल IS 10500 पेयजल में विभिन्न पदार्थों जैसे भारी धातु और अन्य मापदंडों जैसे pH मान, गंध आदि की स्वीकार्य मात्रात्मक सीमा की रूपरेखा तैयार करता है। इसके अलावा जहां भी संभव हो वहां जिला मीटरिंग क्षेत्र यानी डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया DMA का सृजन किया जाना चाहिए। DMA जल आपूर्ति नेटवर्क में रिसाव को नियंत्रित करने से संबंधित एक अवधारणा है जो अनिवार्य रूप से कई क्षेत्रों में विभाजित होता है, जिन्हें DMAs कहा जाता है। इसके अंतर्गत रिसाव का पता लगाने के लिए आपूर्ति नेटवर्क में फ्लो मीटर लगाए जाते हैं। त्रैमासिक आधार पर जल लेखा परीक्षण यानी वाटर ऑडिट किया जाना चाहिए। अगली खबर ईरान के परमाणु समझौते को लेकर है। यूरोपीय देशों यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी ने परमाणु समझौते को लेकर ईरान के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रतिबंधों को पुनर्बहाल करने के अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर एक पक्षीय प्रतिबंध आरोपित करने के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने स्नैपबैक नामक एक विवादास्पद प्रक्रिया को प्रारंभ करने की योजना निर्मित की है। संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA किसी भी पक्ष को उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करती है जो ईरान द्वारा समझौते के अनुपालन में विफल रहने पर उसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का पुनः आरोपण करती है। इन प्रतिबंधों में शामिल है ईरान को विशिष्ट हथियारों की बिक्री या उससे खरीद पर निषेध, परमाणु संवर्धन और पुनर्संसाधन यानी एनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग से संबद्ध ईरान की गतिविधियों और उनके लिए किसी भी प्रकार के बाह्य समर्थन पर प्रतिषेध, कुछ ईरानी अधिकारियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध आदि। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस कदम का रूस और चीन के साथ साथ उसके यूरोपीय सहयोगियों जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी ने भी विरोध किया है। यूरोपीय सहयोगियों का मानना है कि ईरान को नियंत्रण में रखने का सबसे सुरक्षित तरीका JCPOA है। आइए अब जानते हैं JCPOA के बारे में। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के माध्यम से ईरान को असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संचालन की अनुमति प्रदान करते हुए उसे परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है। इस समझौते पर ईरान और P5+1 यानी चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे समर्थन प्रदान किया गया था। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक पक्षीय रूप से स्वयं को JCPOA से अलग कर लिया था। अगली खबर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित है। सरकार ने मुक्त व्यापार समझौतों यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंतर्गत आयात के उद्गम के नियमों यानी रूल्स ऑफ ओरिजिन के प्रवर्तन के लिए मानदंड विकसित किए हैं। इसका उद्देश्य FTAs के साझेदार देशों के माध्यम से किसी तीसरे देश के अल्प गुणवत्ता वाले उत्पादों के भारत में प्रवेश और ऐसी वस्तुओं की डंपिंग पर नियंत्रण स्थापित करना है। लेकिन नवीन व्यवस्था के अनुसार ये मानदंड भारत में वस्तुओं के आयात पर लागू होंगे, जहां FTAs के अनुसार शुल्क की अधिमान्य दर यानी प्रेफरेंशियल रेट का दावा किया जाता है। ये मानदंड FTA के साझेदार देशों में न्यूनतम प्रोसेसिंग या मूल्य संवर्धन के प्रावधान को निर्दिष्ट करते हैं ताकि अंतिम विनिर्मित उत्पाद को उस देश में उद्भवित वस्तु यानी ओरिजिनेटिंग गुड्स कहा जा सके। बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत करते समय आयातक को पत्र में ये घोषणा करनी होगी कि आयातित उत्पाद FTA के तहत शुल्क की अधिमान्य दर के लिए उद्भवित वस्तु के यानी ओरिजिनेटिंग गुड्स के सभी मानदंडों को पूर्ण करती है। इसके अलावा उसे उद्गम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आइए अब आपको बताते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में। दरअसल ये किसी उत्पाद के एक राष्ट्र से संबद्ध होने या दूसरे शब्दों में उत्पाद की राष्ट्रीयता या उसके उद्भव को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन किस प्रकार से सहायक होता है? दरअसल वाणिज्यिक नीति के उपायों और साधनों जैसे डंपिंग रोधी प्रशुल्क और रक्षोपायों को लागू करने में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इससे ये निर्धारित करने में सहायता मिलती है कि क्या आयातित उत्पादों को मोस्ट फेवर्ड नेशन से आयातित उत्पाद के रूप में स्वीकार किया जाएगा या उनका अधिमान्य दरों के अधीन प्रबंधन किया जाएगा। आपको बता दें कि WTO के नियमों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित वस्तुओं के उद्भव देश के निर्धारण को शासित करने के बारे में कोई उपबंध नहीं है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे सुर्खियों में रहे कुछ चर्चित स्थलों के बारे में। काला सागर। तुर्की ने काला सागर में 320 बिलियन क्यूबिक मीटर की क्षमता से युक्त एक प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है, जो इस क्षेत्र में ऊर्जा व्यापार की भू राजनीति को बदल सकता है। काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के मध्य स्थित है।
इसे युग्जाइन सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये बोस्पोरस जलडमरू मध्य और आगे मार्मरा सी एवं डार्डेनल्स स्ट्रेट के जरिए भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। काला सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं रोमानिया, तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया। अगला चर्चित स्थल है बेलारूस। बेलारूस में नव लोकतांत्रिक नेतृत्व और आर्थिक सुधारों की मांग को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार विरोधी एक व्यापक आंदोलन संचालित किया जा रहा है। ये पूर्वी यूरोप में स्थित एक भू-आबद्ध देश है। इसके पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन, उत्तर एवं पश्चिम में यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे देश अवस्थित हैं। श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ये नदी श्रीशैलम से पुलिचिंतला तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा के रूप में कार्य करती है। इसका निर्माण नल्ला-मल्ला पहाड़ियों की एक गहरी खाई में किया गया है। ये बांध देश की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का स्थल भी है। हाल ही में श्रीशैलम बांध के बाएं किनारे पर भूमिगत जल विद्युत स्टेशन में लगी आग ने बांध के रखरखाव और संरचनात्मक मजबूती के विषय में चिंताएं उत्पन्न की हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स। सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ट्रेड्स पोर्टल पर अपने विक्रेता नेटवर्कों की अनिवार्य ऑनबोर्डिंग को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक बिल बट्टाकरण यानी डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेड्स कई फाइनेंसरों के जरिए कॉरपोरेट खरीदारों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के ट्रेड रिसीवेबल्स के वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक संस्थागत प्रक्रिया है। ये आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। ये एमएसएमईज को बिना देरी के उनके भुगतान को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। प्रश्नकाल। सरकार आगामी सत्र में प्रश्नकाल को समाप्त करने पर विचार कर रही है ताकि कार्यावधि के दौरान संसद का निर्बाध कार्य संचालन सुनिश्चित किया जा सके। ये प्रत्येक संसदीय बैठक का प्रथम 1 घंटा होता है, जिसमें संसद सदस्यों द्वारा सरकार से विभिन्न मामलों पर प्रश्न किए जाते हैं। प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्य विभिन्न नीतिगत मामलों और निर्णयों पर मंत्रियों से प्रश्न कर सकते हैं। ये सरकार को उसकी नीतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराने की एक व्यवस्था है। ओपन एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सेवा। ये आरोग्य सेतु ऐप में एक नई विशेषता है जो संगठनों को डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना उनके कर्मचारियों या किसी अन्य उपयोगकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। ये आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता की सहमति से ही उसका नाम और उसकी स्वास्थ्य स्थिति को साझा करेगी। आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता के स्थान को ट्रैक करने के लिए एक संपर्क ट्रेसिंग ऐप है जो ये सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता कोविड-19 से पीड़ित किसी व्यक्ति के शारीरिक रूप से संपर्क में आया था या नहीं। साथ ही इससे उनके संक्रमण जोखिम का आकलन भी किया जा सकता है। नुआखाई जुहार। ये मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए कृषि से संबंधित एक त्योहार है। इसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट घाट भी कहा जाता है। ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ और इनके पड़ोसी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। नुआखाई 2 शब्दों का एक संयोजन है जो नव चावल के सेवन का संकेत देता है, जिसमें नुआ का मतलब है नया और खाई का मतलब है खाना। जार बोम्बा परमाणु परीक्षण। हाल ही में रूस ने इस परीक्षण का पूर्ववर्ती गोपनीय डॉक्यूमेंट्री वीडियो जारी किया है। आधिकारिक तौर पर RDS-220 और बाद में जार बोम्बा उपनाम का ये बम अब तक का सबसे बड़ा परमाणु हथियार था। इसकी क्षमता 50 मेगाटन यानी 50 मिलियन टन है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से लगभग 3800 गुना अधिक शक्तिशाली था। इस बम का 30 अक्टूबर 1961 को नोवाया जम्बलिया आर्कटिक महासागर के एक द्वीप में परीक्षण किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।